दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त कोरियाई सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ। इसका क्लाइमेक्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मूवी के सेकेंड हाफ में आपको लगेगा कि मूवी खत्म हो गई, लेकिन तभी आएगा इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम कोरियन नेशनल कोर्ट को देखते हैं, जहां किसी मर्डर केस का आज फैसला होने वाला था। फिर जज सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए कहता है, मिस्टर विक्टर पर लगाया गया इल्जाम गलत है, इसलिए कोर्ट उनको नॉट फॉर गिल्टी करार देती है। ये सुनकर विक्टर और उसकी लॉयर मिशु काफी खुश होते हैं। अब कोर्ट से निकलते वक्त मिशु का विरोधी लॉयर हान उससे कहता है, अब तक तुमने इतने सारे केसेस लड़े हैं, क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे क्लाइंट सच में बेकसूर थे या नहीं? तो मिशु कहती है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेकसूर लोगों को चुनने में मुझसे आज तक कोई गलती नहीं हुई। हान कहता है कि ऐसा नहीं है, गलती सभी से होती है, ये बात याद रखना। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि लॉयर मिशु अब लगातार 30 केसेस जीत चुकी है और उसका एक भी क्लाइंट आज तक मुजरिम साबित नहीं हुआ। और यही बात है कि उसकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है और वो अपने रिकॉर्ड की वजह से बड़े बड़े लोगों के बीच में भी काफी पॉपुलर है। इसके बाद सीन चाइना टाउन के मार्केट पर शिफ्ट होता है, जहां हमें इंस्पेक्टर किम को दिखाया जाता है, लेकिन देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मवाली हो। खैर, अब वो अपने रास्ते जा रहा होता है, तभी उसी रास्ते से एक आदमी किसी लेडी का पर्स चुराकर भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में वो किम से टकरा जाता है। इसके बाद किम काफी दूर तक उसका पीछा करता है और आखिर में उसे पकड़ लेता है। अब सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां उसका चीफ कहता है कि तुम्हारा रवैया डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर्स से बिल्कुल अलग है। पहले भी तुमने एक आदमी को मुजरिम समझकर उसकी टांग तोड़ दी थी और अब इस आदमी को भी तुमने किक मार दी। तुम्हें उसे पकड़कर रखना चाहिए था। आखिर ये मारपीट क्यों करते हो? चीफ कहता है कि अब उस आदमी का लॉयर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इस पूरे पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा तुम्हारी कंप्लेंट्स आती हैं। जिस पर किम कहता है, तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा केसेस भी तो मैंने ही सॉल्व किए हैं। अब चीफ कहता है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बस इतना बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हें कुछ वक्त के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। अब इंटरनल अफेयर्स वाले ही आकर तुम्हारी इंक्वायरी करेंगे। तो किम कहता है, मुझे पता है कि मुझे अचानक क्यों सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि आप डरे हुए हो कि कहीं मैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ये ना बता दूं कि मैंने तुम्हें रिश्वत लेते देखा था उस आदमी को छोड़ने के लिए। ये सुनकर चीफ कहता है, तुम्हारी बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा, अब निकल जाओ यहाँ से। खैर, अब अगली सुबह किम मदद मांगने लॉयर मिशु के पास जाता है। असल में मिशु और किम बचपन से ही एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। आज मिशु उसकी बात सुनकर कहती है, तो फाइनली तुम सस्पेंड हो ही गए, चलो अब जल्दी मैं तुम्हारे केस लड़ने के लिए किसी नए वकील को हायर करूंगी। तो किम कहता है, मुझे बस तुम्हारी ही जरूरत है। पता है, मैंने उस आदमी को पहले भी 3 बार रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए वो मुझ पर टांग टूटने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। मिशु कहती है कि चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, आज मेरी बेटी ईगा और मेरा रनिंग कंपटीशन होने वाला है। अब सीन मिशु की बेटी ईगा के स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ रैली रेस होने वाली थी। इस रेस में सभी बच्चे और उनकी माओ ने पार्टिसिपेट किया होता है और फिर हम देखते हैं कि रेस में भागते भागते ईगा भले ही गिर जाती है, लेकिन सही वक्त पर रिकवरी करके वो अपनी माँ को स्टिक पकड़ा ही देती है, जिसके बाद मिशु तेज भागकर वो रेस जीत जाती है। लेकिन रेस जीतने के बाद मिशु जैसे ही अपने आसपास देखती है तो उसे उसकी बेटी ईगा कहीं दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो ईगा की स्मार्ट वॉच पर कॉल करती है, लेकिन कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मिशु वॉच का GPS ट्रैक करके उस तरफ जाती है जहाँ से सिग्नल आ रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर सिर्फ ईगा की स्मार्ट वॉच ही मिलती है। ये देखते ही मिशु को एहसास हो जाता है कि किसी ने उसकी बेटी ईगा को किडनैप कर लिया है। अब नामचीन वकील होने की वजह से पुलिस फौरन एक्शन में आती है और स्कूल के पास के सभी सर्विलांस कैमरा चेक करने में जुट जाती है। वहीं मिशु सोच रही थी कि इस सब के पीछे उसके किसी डिफेंडेंट का हाथ हो सकता है, क्योंकि कई सारे मासूम डिफेंडेंट ने अपने केस हारने के बाद मिशु को धमकी दी थी कि वो उसकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। अब मिशु के पास इंस्पेक्टर जॉन आता है, जो उससे कहता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन फिलहाल एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन मिशु कहती है, तो मेरी बेटी का क्या होगा? तो जॉन कहता है, पुलिस ने सभी CCTV चेक कर लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं लगा, इसलिए अब हम सिर्फ किडनैपर के कॉल का ही इंतजार कर सकते हैं, बाकी हम अपनी तलाश जारी रखेंगे। ऐसा कहकर पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स इमरजेंसी एरिया में चले जाते हैं। तभी मिशु के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे एक पार्सल बॉक्स दिखता है। वो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर सेलफोन और उसकी बेटी की फोटो थी। इस बीच मिशु की नजर सामने की तरफ जाती है,
जहाँ कॉरिडोर से कोई आदमी भाग रहा था। अब मिसू फौरन उस आदमी का पीछा करती है, लेकिन वो आदमी मिसू के आने से पहले ही लिफ्ट से भाग जाता है। पर मिसू नोटिस करती है कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगती है। और तभी बीच रास्ते में ही मिसू को उस किडनैपर का कॉल आ जाता है, जो उसे कहता है कि मेरा पीछा मत करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी अभी भी मेरे कब्जे में ही है। अब मिसू कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को भी तैयार हूँ। तो किडनैपर कहता है कि दुनिया में पैसों से भी ज्यादा बेशकीमती होता है जस्टिस, लेकिन हमेशा बुरे के साथ अच्छा और अच्छों के साथ बुरा ही होता आया है। तभी मिसू पूछती है कि इस सब से मेरी बच्ची का क्या लेना देना है। तो किडनैपर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। डैनियल नाम का एक आदमी है जिसे कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुनाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पक्ष में केस लड़ो और दूसरे ट्रायल में उसे किसी तरह से निर्दोष साबित कर दो। वो बताता है कि दूसरा ट्रायल 5 दिन बाद होने वाला है, और याद रखना, अगर डैनियल जिंदा रहा तभी तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी, वरना अपनी बेटी को भी भूल जाना। ऐसा कहकर किडनैपर मिसू को ईगा के चिल्लाने की आवाज सुनाता है, जिस पर मिसू कहती है, प्लीज उसे कुछ मत करना, जो भी तुम कह रहे हो वो सब मैं करने को तैयार हूँ। इसके बाद मिसू पुलिस स्टेशन के डेटाबेस से डैनियल मर्डर केस के बारे में पता करने लगती है, जहां उसको इंटरनेट और सोशल मीडिया से पता चलता है कि रेबिका नाम की लड़की अचानक से शहर से गायब हो गई थी, और फिर बाद में उसकी लाश एक खेत में मिली। उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कातिल रेबिका की बॉडी को जमीन में गाड़कर डिस्पोज करने वाला था। इधर पुलिस के हिसाब से रेबिका के शरीर पर किसी धारदार हथियार से 20 से ज्यादा बार वार किया गया था, जबकि मीडिया वालों का कहना था कि रेबिका एक कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ साथ नशे के काम में भी इन्वॉल्व थी, और वो एक प्रोस्टिट्यूट भी थी, जिस वजह से उसने सबसे छुपकर एक अलग कमरा किराए पर ले रखा था। रिपोर्ट्स बता रहे थे कि रेबिका मर्डर केस में एक प्राइम सस्पेक्ट मिल गया है, जिसका नाम डैनियल है। असल में एक विटनेस ने डैनियल को आखिरी बार रेबिका के किराए वाले कमरे से आता देखा था, और कोइंसिडेंस ये है कि उसी रात रेबिका मरी थी। साथ ही डैनियल के फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट भी क्राइम सीन से मैच हो गए थे, इसलिए पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले गए, जिसके बाद उस पर केस दर्ज हुआ। इसलिए अगर वो दोनों ट्रायल्स हार गया तो उसे मौत की सजा हो जाएगी। इस तरह अब मिसू इस केस से जुड़ी कोर्ट फाइल्स पढ़ना शुरू करती है, और फिर उस फाइल से उसे पता चलता है कि डैनियल केस का पहला ट्रायल काफी जल्दबाजी में खत्म किया गया था। इसके बाद वो डैनियल के जेल जाती है, जहां डैनियल का पुराना वकील डैनियल से कहता है कि आगे से तुम्हारा केस मिसू संभालेंगी। तभी डैनियल कहता है कि मुझे पता है ये सब मुझे फंसाने का ट्रैप है, वरना इतनी बड़ी लॉयर मेरा केस क्यों लड़ेगी। ये सुनकर मिसू कहती है, अगर तुम्हें नहीं मरना तो तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। इसलिए पहले तुम्हें मुझे सब कुछ शुरुआत से समझाना होगा कि उस रात आखिर क्या हुआ था। फिर डैनियल बताता है कि उस रात में रेबिका के पपीज को वापस करने उसके घर गया था, जहां मैंने उसको काफी आवाज लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया, जबकि दरवाजा खुला हुआ था। फिर मैं अंदर गया तो मुझे रेबिका की बॉडी खून से सनी हुई दिखी, जिसे देखकर मैं घबराकर नीचे झुका तो इसी बीच पर्दे के पास से मैंने किसी आदमी को भागते देखा, और ये सब इतना जल्दी हुआ कि मेरे हाथ रेबिका के खून पर पड़ गए, और भागते वक्त मेरे फुटप्रिंट्स भी वहीं पर लग गए। डैनियल कहता है कि मेरे ख्याल से पर्दे के पीछे वाला आदमी ही असली कातिल था। मिसू कहती है, तो तुमने इसकी खबर उसी वक्त पुलिस को क्यों नहीं दी? डैनियल कहता है, एक्चुअली मैं घबरा गया था, क्योंकि मेरे फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान क्राइम सीन पर लग चुके थे। मिसू कहती है कि क्राइम सीन में किसी तीसरे आदमी के होने के निशान नहीं थे, तो मैं कैसे मान लूं कि वहां कोई तीसरा इंसान मौजूद था। इतना कहते ही वहां गार्ड आकर डैनियल को उठाकर ले जाता है, क्योंकि टाइम अप हो चुका था। लेकिन डैनियल जाते जाते कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन करो। ये सुनकर मिसू को लगता है कि जरूर इस केस में कुछ गड़बड़ है। फिर उसी दिन मिसू इंस्पेक्टर किम को बुलाती है और उससे कहती है, जिस आदमी ने तुम पर घुटने टूटने का इल्जाम लगाया था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसके घुटने पहले से ही टूटे हुए थे। अब रिपोर्ट देखकर किम कहता है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो मिसू कहती है, वैसे इस केस को सुलझाने के बदले मुझे डैनियल के केस को सुलझाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। किम कहता है, डैनियल का केस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो पहला ट्रायल हार चुका है, और अब अगर वो दूसरा ट्रायल भी हार गया तो अब उसे सीधी मौत की सजा होगी। तो मिसू कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन इस केस को लेने के पीछे मेरा एक पर्सनल रीजन है। इसके बाद ये दोनों मॉर्चरी जाकर रेबिका की डेड बॉडी देखते हैं, जहां डॉक्टर बेंजो उन्हें बताता है कि कातिल ने रेबिका को मारने के बाद उसकी पूरी डेड बॉडी को अल्कोहल से अच्छे से साफ किया था, जिस वजह से बॉडी पर कहीं भी फिंगरप्रिंट नहीं है। मिशू कहती है, अगर ऐसा शातिर कातिल क्राइम सीन में डेड बॉडी पर अपने फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स मिटा सकता है, तो वो दूसरी जगह से हटाना कैसे भूल सकता है? तो किम कहता है,
शायद वो कातिल जल्दबाजी में होगा। जिस पर मिसू कहती है हो सकता है कि डैनियल सच बोल रहा हो और उस रात उसके अलावा कमरे में कोई तीसरा आदमी भी मौजूद हो जिसने अपने निशान मिटा दिए हों, लेकिन डैनियल का हाथ वहां पर रख जाने की वजह से वो फंस गया हो। अब मिसू डॉक्टर से पूछती है कातिल का मर्डर वेपन क्या था, तो डॉक्टर बताता है जिस तरह के घाव रेबिका की बॉडी से मिले हैं उन्हें देखकर लगता है कि कातिल ने उसे एक्सेस्ट्रो नाइफ से मारा था, लेकिन ये नाइफ पूरे क्राइम सीन या फिर डैनियल के घर में कहीं नहीं मिला। अब ये दोनों मॉर्चरी से बाहर आते हैं जहाँ किम डॉक्टर के दिए नाइफ को अपनी कार की फ्रंट डिग्गी में रख लेता है। इसी बीच मिसू उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है जिस नंबर से किडनैपर ने फोन किया था, पर जब वो ट्रैक नहीं हो पाता तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर पूछती है कि ये सिम आपकी कंपनी से किसने लिया था। तो वो आदमी कहता है कि मैं हर दिन इस तरह के कई सिम कार्ड्स को बेचता हूँ, मुझे इतना सब कैसे याद रहेगा। तभी अचानक मिसू को दोबारा से किडनैपर का कॉल आता है जो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा मेरे बारे में किसी से पता करते देखा तो मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर किडनैपर मिसू को सामने से वेव करता है और बाइक लेकर वहां से चला जाता है। अब आगे मिसू और किम क्राइम सीन यानी रेबिका के किराए वाले घर में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। इधर किम बिखरे हुए सामानों को देखकर बताता है कि कातिल रेबिका को मारने की कोशिश कर रहा था, जिस कोशिश में पूरा सोफा पलट गया और फिर कातिल और रेबिका लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, जिस कारण टेबल का सामान भी बिखर गया। जिसके बाद रेबिका खिड़की की तरफ भागी, लेकिन उतने में ही कातिल ने पीछे से रेबिका का कत्ल कर दिया। वो कहता है इसलिए रेबिका के खून के छींटे इस स्टैच्यू पर पड़े हुए हैं। ये सुनकर मिशू नीचे झुकती है और तो और उसे डैनियल की जगह किसी और आदमी के जूते का आधा फुटप्रिंट दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की थी। अब मिसू कहती है कि इस तरह फुटप्रिंट को कौन मिटा सकता है, तो किम कहता है हो सकता है कि ये किसी पुलिस वाले का फुटप्रिंट हो। जिस पर मिसू कहती है लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ कोई तीसरा आदमी हो। ऐसा बोलकर मिसू पर्दे के दूसरी तरफ देखने जाती है जहाँ उसे एक बॉक्स दिखता है जो रिबन से अच्छी तरह से पैक किया गया था। अब इसी के साथ मूवी रेबिका के फ्यूनरल वाले दिन पर शिफ्ट होती है, जहाँ रेबिका की मॉम लिन बहुत रो रही थी और दूर से मिसू और किम ये सब देख रहे थे। तभी मिसू को इधर एक आदमी दिखता है जो फ्यूनरल से काफी जल्दी जल्दी में जा रहा था। अब मिसू और किम उस आदमी से पूछताछ करते हैं तो उसका नाम था शिन। अब शिन बताता है कि मैं और रेबिका म्यूजियम में काम करते थे। रेबिका वैसे तो एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन मरने से 1 महीने पहले उसने म्यूजियम आना छोड़ दिया था, इसलिए मुझे उसकी फिक्र होने लगी। पर बाद में उसने मेरा कॉल उठाना भी बंद कर दिया। वो कहता है कि मर्डर वाली रात मैंने रेबिका की कार को किसी दूसरे आदमी को चलाते देखा था। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसके गले में स्कार्फ था। फिर अगले दिन किम मिसू से कहता है कि शिन ने हमें जो बताया वो सब एकदम सच था और शिन मर्डर वाली रात को इसी बार में था। इसके अलावा मैंने पेट शॉप के ओनर से भी पता किया, उन्होंने बताया कि डैनियल कभी स्कार्फ नहीं पहनता था। तो मिसू कहती है इसका मतलब ये काम उसी तीसरे आदमी का है जिसके बारे में डैनियल ने मुझे बताया था। वैसे शिन के हिसाब से वो कुछ महीनों से किसी चीज को लेकर परेशान रहने लगी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में फंसी हुई थी, यानी ये पूरा मामला डोमेस्टिक वायलेंस का हो सकता है। तुम्हें याद है उसके कमरे में काफी सारे लग्जूरियस आइटम्स रखे थे। तो किम कहता है तो तुम सोच रही हो कि वो आइटम्स रेबिका को कातिल ने गिफ्ट किए थे, पर मत भूलो उसकी मॉम भी उसे वो सब गिफ्ट कर सकती है। तो मिसू कहती है फिर तो हमें उसकी मॉम के पास भी जाना होगा। इस तरह अब मिसू अकेली ही लिन से मिलने चली जाती है। फिर लिन मिसू को रेबिका की फोटो डायरी दिखाती है जिसमें मिसू की नजर रेबिका के पीछे खड़ी उसी कार पर पड़ती है। अब मिसू इस कार की फोटो खींच लेती है ताकि बाद में वो कार ढूंढ सके। तभी लिन आकर मिसू से कहती है आप दिखने में मुझे थोड़ी सिंसियर लगती हैं, इसलिए अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मेरा इंटरव्यू ले सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी का हत्यारा छूट जाए। इतना बताकर लिन मिसू को सामने रखे मिनी केक के डिब्बे में से एक केक का डिब्बा देती है और यहाँ मिसू को समझ में आ जाता है कि रेबिका को सारे गिफ्ट्स उसकी मॉम ने ही दिए थे, क्योंकि रिबन को बांधने का तरीका एक जैसा था। फिर मिसू रेबिका के सोशल मीडिया से एक तस्वीर निकालती है जो कि एक ऐसे अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर थी जिसने रेबिका की हर पोस्ट को लाइक किया था और उस प्रोफाइल पिक में एक स्विमिंग पूल की फोटो थी। लेकिन तभी किम उससे पूछता है कि इसमें तुम्हें स्कार्फ या स्कार्फ वाला आदमी तो दिख नहीं रहा, तो स्विमिंग की फोटो से तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये उसी आदमी का अकाउंट है। तो ये सुनते ही मिसू किम
को रेबिका का एक फोटो दिखाती है जिसमें रेबिका के पीछे का बैकग्राउंड और उस आदमी की प्रोफाइल वाला स्विमिंग पूल बिल्कुल सेम था। अब मिसू जब जूम इन करती है तो रेबिका के सनग्लासेस में उसे एक आदमी की रिफ्लेक्शन दिखती है जिसने स्कार्फ पहना हुआ था। इसके बाद वो दोनों फौरन समझ जाते हैं कि यही रेबिका का बॉयफ्रेंड और वो कातिल हो सकता है। इसके बाद मिसू उस फोटो के जरिए उसमें छपे आदमी का हुलिया निकलवा लेती है जिसका नाम था अब्दुल रहमान। अब रिकॉर्ड्स के अनुसार अब्दुल फिलहाल दूसरे देश में था। तभी मिसू को अचानक से दोबारा किडनैपर का कॉल आता है जो कहता है कि तुम्हारी बेटी के पूरे शरीर में रैशेस हो गए हैं। तो मिसू कहती है ईगा को सैंडविच से एलर्जी है, उसकी दवाई उसे देना जरूरी है। तो किडनैपर कहता है फिर मैं क्या करूं? जिस पर मिसू कहती है कि अगर सही वक्त पर दवाई नहीं दी तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं वहीं आकर तुम तक दवाई पहुंचाती हूँ। तो किडनैपर कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? लेकिन मिसू कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, याद रखना अगर ईगा को कुछ हुआ तो डैनियल भी कभी बेकसूर साबित नहीं होगा और इस सब में तुम्हारी ही गलती होगी। तो इतने पर वो किडनैपर मान जाता है। आगे मिसू गाड़ी से किडनैपर की बताई जगह पर पहुंचती है। तभी उसके पास एक जंगली कुत्ता आता है जो रस्सी से बंधा हुआ था। फिर किडनैपर फोन करके कहता है तुम इस कुत्ते के बैग में वो मेडिसिन डाल दो। तो मिसू ऐसा ही करती है और फिर कुत्ता जिस रस्सी से बंधा था उस तरफ जाने लगता है। दरअसल वहाँ जंगल के बीचों बीच एक घर था जिसे देखकर वो समझ जाती है कि किडनैपर उसी घर के अंदर होगा। अब मिसू किडनैपर से कहती है कि मैं बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं, प्लीज उसे बाहर लाकर दिखा दो। तो किडनैपर मिसू की बात मानते हुए ईगा को घर से बाहर लेकर आता है। लेकिन इधर ईगा चालबाजी करके किडनैपर के चंगुल से छूटकर मिसू की तरफ भागने लगती है और तभी मिसू भी ईगा की तरफ भागने लगती है। पर फिर भी वो किडनैपर ईगा को दोबारा पकड़ लेता है। लेकिन इतने में किम आकर उस किडनैपर पर हमला कर देता है जो मिसू का छुपकर पीछा करके यहाँ तक आ गया था। अब किम किडनैपर को बहुत मारता है और तभी किडनैपर का कुत्ता किम पर हमला कर देता है जिससे किडनैपर दोबारा ईगा को साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर अब मिसू बहुत रोती है क्योंकि इतने पास आकर भी वो अपनी बेटी को किडनैपर के चंगुल से नहीं बचा पाई थी। आगे किम रेबिका के फ्रेंड का ट्विटर अकाउंट चेक करता है जिसने हाल ही में रेबिका के फ्यूनरल की वीडियो उस पर अपलोड की थी। किम देखता है कि उसी वीडियो में एक लड़का है जिसने स्कार्फ पहन रखा है लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। अब ये देखकर मिसू समझ जाती है कि यही रेबिका का बॉयफ्रेंड अब्दुल रहमान है जो विदेश में नहीं बल्कि यहीं है, यानी उसने अपने विदेश में होने के नकली रिकॉर्ड्स बनवाए थे। फिर मिसू जूम करके देखती है तो उसे अब्दुल के हाथ में किसी हॉस्पिटल का बैंडेज दिखता है। इसके बाद मिसू और किम उसी हॉस्पिटल का नकली स्टाफ बनकर जाते हैं ताकि अब्दुल को किडनैप करके हॉस्पिटल से बाहर ले जा सकें। इसीलिए अब किम एक कैन जलाकर उसे फायर डिटेक्टर से सेंस कराता है जिससे इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। इसके बाद सारा हॉस्पिटल स्टाफ हॉस्पिटल से जाने लगता है और इतने में मिसू अब्दुल के कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन अब्दुल पहले से ही जानता था कि रेबिका के बारे में पता करने कोई ना कोई जरूर आएगा। अब मिसू पूछती है कि क्या तुम रेबिका को जानते थे और क्या उसके कत्ल वाले दिन तुम उसके साथ थे? तो अब्दुल कहता है रेबिका उस रात एक मूर्ति बना रही थी और वो उसे फिनिश करने ही वाली थी कि तभी मैं अपनी शराब में नशा मिलाकर पीने लगा और मुझे रेबिका से अट्रैक्शन हो गया। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के पास आने लगे और उसने मुझे पहली बार कहा आई लव यू, जिसे सुनकर मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अब मिसू कहती है फिर क्या हुआ? तो अब्दुल घबराते हुए कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे चारों तरफ खून था और रेबिका की डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी थी। साथ ही मेरे हाथ में रेबिका का खून लगा हुआ था और मैं पूरी तरह से डर गया था। अब मिसू कहती है तो क्या तुमने रेबिका को मारा था? अब इससे पहले कि अब्दुल कुछ कह पाता इतने में ही कमरे में किम आकर मिसू को ले जाता है क्योंकि हॉस्पिटल वाले वहां पहुंच चुके थे। इसके बाद किम थोड़ी देर बाद वापस से परमिशन लेकर अब्दुल के रूम में जाता है, लेकिन अब उस रूम में कोई नहीं था। तो डॉक्टर बताता है कि देखिए कमरे में कोई नहीं है और वैसे भी हमारे यहाँ अब्दुल नाम का कोई पेशेंट है ही नहीं। तो ये सुनकर किम समझ जाता है कि हॉस्पिटल वाले भी उससे मिले हुए हैं क्योंकि वो अब तक पता कर चुका था कि अब्दुल एक पॉपुलर फैमिली से बिलोंग करता है। अब अगले दिन मिसू कोर्ट से विटनेस रिपोर्ट निकलवाती है और तभी वहाँ मिसू को पेपर देने सीनियर लॉयर चोई आता है। अब चोई उससे कहता है कि तुम डैनियल के पक्ष में लड़ रही हो। तो मिसू कहती है मुझे गलत मत समझिए, ये मेरा काम है। जिस पर चोई कहता है मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी हम दोनों की मंजिल एक है, बेकसूरों को बचाना। तभी अचानक मिसू के पास किम का कॉल आता है जो कहता है कि मुझे अब्दुल के बारे में कुछ पता लगा है। वो कहता है कि अब्दुल असल में किसी चोई नाम के बड़े लॉयर की नाजायज औलाद है और ये सुनकर मिसू सामने की तरफ देखती है क्योंकि चोई ने उससे अभी इनडायरेक्टली यही बात कही थी, यानी वही अब्दुल का फादर चोई था।
इसके बाद मिसू और किम साथ में होते हैं कि तभी इन्हें अपने सामने एक बैग दिखाई देता है। फिर किम जब वो बैग खोलता है तो उसमें एक टूटी हुई डॉल और एक नोट भी था। उस नोट में लिखा था, अगर तुम कल कोर्ट में हार गई तो अगली बार इस डॉल की जगह तुम्हारी बेटी होगी। अब ये देखकर मिसू काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी किम को उसके आदमी का कॉल आता है। असल में किम ने एक आदमी को रेबिका की गाड़ी का पता लगाने को कहा था। तो इस तरह अब ये दोनों उस गाड़ी को देखने जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी पहले से ही जलाई जा चुकी थी, जिससे उसके सारे एविडेंस मिटाए गए थे। अब इसी फ्रस्ट्रेशन में किम गाड़ी का एक हिस्सा गंदे पानी में डाल देता है और पानी गंदा होने के कारण गाड़ी का वो हिस्सा नजर भी नहीं आता। तभी ये देखकर मिसू को एक आइडिया आता है। आगे ये दोनों फिर से क्राइम सीन में जाकर पूरा क्राइम दोबारा से परफॉर्म करते हैं और इसी बीच मिसू की नजर नीचे पड़ी हुई मूर्ति पर पड़ती है जो रेबिका आखिरी बार बना रही थी। अब मिसू देखती है कि उस मूर्ति को काफी सटीकता के साथ बनाया गया था, लेकिन उस मूर्ति के सिर का हिस्सा जल्दबाजी में ढका गया था। अब ये देखकर मिसू उस मूर्ति को नीचे गिराकर तोड़ देती है और अब आता है इस मूवी का असली ट्विस्ट। असल में कातिल का मर्डर वेपन इसी स्टैच्यू के अंदर छुपा हुआ था, जिस कारण वो वेपन किसी को नहीं मिला। अब किम को पक्का यकीन था कि इस वेपन में जरूर अब्दुल का ही डीएनए होगा, इसलिए अब वो चाकू का डीएनए टेस्ट करवाने जा ही रहे होते हैं कि तभी कोई गाड़ी इनका एक्सीडेंट कर देती है और एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्दुल का फादर चोई होता है। अब चोई के लोग किम को बहुत पीटते हैं, जिसके बाद चोई मिसू से चाकू के बारे में पूछता है। तब मिसू बताती है कि चाकू गाड़ी की डिग्गी में है। फिर चोई के गुंडे डिग्गी से चाकू निकालकर चोई को देते हैं, जिसके बाद वो उस चाकू को आग में जला देता है। अब मिसू कहती है कि आप एक सीनियर लॉयर होते हुए भी ये सब कर रहे हो। तो चोई कहता है, एक बाप होने के नाते मैं वो सब कर चुका हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। अब चोई के ऐसा कहते ही मूवी फ्लैशबैक में जाती है। हमें पता चलता है कि जिस रात रेबिका का मर्डर हुआ उसी रात अब्दुल रेबिका की गाड़ी को लेकर अपने फादर के पास आया था और जब चोई ने गाड़ी की डिग्गी खोली तो देखा कि उसमें रेबिका की लाश थी। फिर पहले चोई ने अब्दुल को बहुत मारा कि आखिर तुम किसी का मर्डर कैसे कर सकते हो, लेकिन अब्दुल को नशे के कारण कुछ भी याद नहीं था। लेकिन बाप होने के नाते वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा जेल में सड़े, इसलिए उसने एक प्रोफेशनल क्लीनर मैक्स को हायर किया। मैक्स क्राइम सीन में लगे डीएनए और सबूतों को साफ करने में मास्टर था, जिसने अपना काम पूरा कर दिया। दूसरी तरफ चोई ने भी रेबिका की बॉडी को अल्कोहल से साफ करके उसे खेत में फेंक दिया, लेकिन डिकम्पोज होने से पहले ही वो बॉडी पुलिस वालों की नजरों में आ गई। अब चोई कहता है कि अगर उस वक्त क्राइम सीन पर डैनियल नहीं आया होता तो ये केस कभी कोर्ट के सामने आता ही नहीं, लेकिन तुम डैनियल की लॉयर हो, इसलिए मजबूरन तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। ऐसा कहते ही चोई के लोग इन दोनों को गाड़ी से बांधकर चारों ओर से पेट्रोल छिड़क देते हैं और आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब चोई लास्ट तक गाड़ी को ब्लास्ट होता हुआ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कोर्ट की इंक्वायरी शुरू होती है, जहाँ टाइम भी काफी बीत चुका होता है। उधर चोई जानता था कि मिसू मर चुकी है, इसलिए वो कभी नहीं आएगी। तभी जज डैनियल से कहता है कि आपकी लॉयर अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुई हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तो डैनियल कहता है, क्या हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? अब डैनियल के इतना कहते ही अचानक कोर्ट रूम का दरवाजा खुलता है और फिर मिसू एंटर होती है। दरअसल जब चोई के लोग गाड़ी में आग लगाकर भागे थे तो किम ने गाड़ी का रेस्ट सीट ऑन कर दिया था और आसानी से उस रस्सी से बाहर निकल गया था। इसके बाद किम ने एक चाबी की मदद से मिसू के हैंडकफ्स भी खोल दिए थे, जिस वजह से वो दोनों गाड़ी से कूद कर निकल गए। अब मिसू को देखकर चोई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर मिसू की बातें सुनकर विरोधी लॉयर हान कहता है कि कोर्ट में मिसू ने जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है। अगर सच में डैनियल की जगह कोई तीसरा आदमी दोषी है तो इस बात को साबित करने के लिए लॉयर मिसू के पास कोई गवाह है ही नहीं। लेकिन इतने में ही कोर्ट में किम सीधा अब्दुल को पकड़कर ले आता है, जिसे देखकर मिसू कहती है, माय लॉर्ड, मैं अपने विटनेस के रूप में अब्दुल का बयान लेना चाहूंगी। अब क्योंकि अब्दुल ही वो स्कार्फ मैन है, इसलिए जज इसकी सहमति दे देता है। इस बीच हम देखते हैं कि अब चोई बुरी तरह से फंस चुका था। अब मिसू अब्दुल से कहती है, तुम्हें तुम्हारी मॉम याद है? जब तुम सिर्फ 5 साल के थे तब उन्होंने अपनी जान ले ली। हालांकि तुमने उनको बचाना चाहा लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। वो कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है कि लोगों से प्यार करने का मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन जरा रेबिका के घाव की तरफ देखो, तुमने उसका कितनी बेरहमी से मर्डर किया था। अब अब्दुल कहता है, रेबिका ने बोला था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर फिर वो मुझसे दूर जाने लगी थी। मिसू कहती है, तुम उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए नहीं मानी, जिसके बाद तुमने उसे मार डाला।
अब अब्दुल कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे आई लव यू बोलने के बाद रेबिका खून से लथपथ थी और उसकी जान जा चुकी थी। तभी बीच में हान उठकर कहता है, मुझे अब्दुल के बयान पर ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से अब्दुल की दिमागी हालत कुछ गड़बड़ है और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वो कहता है, ऐसे में अब्दुल की गवाही को मानना ठीक नहीं है। तो मिसू कहती है, मेरे पास एक और गवाह है जिससे मैं सवालात करना चाहूंगी और इसके लिए मैं अब्दुल के नाजायज फादर और हमारे सीनियर लॉयर चोई को बुलाना चाहती हूँ। अब ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और जज इसकी परमिशन दे देता है। फिर मिसू चोई से अब्दुल की फ्लाइट्स के रिकॉर्ड के बारे में बात करती है, जिसके हिसाब से अब्दुल विदेश में था। तो चोई झूठ बोलकर कहता है कि असल में अब्दुल बचपन से ही अमेरिका में रहकर बिगड़ गया था। ऊपर से वहाँ के दोस्तों ने उसे नशा करने की आदत डलवा दी थी, जिसके बाद वो असल जिंदगी में फर्क करना भूल गया और इसीलिए मैं उसे यहाँ वापस ले आया ताकि उसका दिमागी ट्रीटमेंट करवा सकूं। वो आगे कहता है कि इस बीच मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को पता चले कि अब्दुल मेरा नाजायज बेटा है, इसलिए ट्रीटमेंट होने तक मैंने अब्दुल के फर्जी फ्लाइट रिकॉर्ड्स तैयार कराए ताकि हमारे बारे में किसी को पता न लगे। इसके बाद मिसू अचानक से कहती है कि वैसे हमारे पास आपको दिखाने के लिए एक एविडेंस है, और ऐसा बोलकर वो स्क्रीन पर एक वीडियो चलाती है जिसमें चोई खुद ही बता रहा था कि उसने अपने बेटे अब्दुल के लिए कैसे कैसे सारे एविडेंसेस क्राइम सीन से हटाए थे। अब इस रिकॉर्डिंग को देखकर कोर्ट का हर एक आदमी शॉक्ड रह जाता है। जिसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस वक्त चोई के लोग किम को पीट रहे थे, तब मिसू ने बड़ी ही चालाकी से अपनी स्मार्ट वॉच का कैमरा ऑन कर दिया था, जिससे ये रिकॉर्डिंग हुई थी। अब मिसू कहती है, पूरे मामले में मिस्टर चोई सजा के असली हकदार थे, क्योंकि इन्होंने हमारा की एविडेंस यानी वो चाकू जो कि मर्डर वेपन था उसे भी तबाह कर दिया, जिस पर अब्दुल के फिंगरप्रिंट्स थे। वो आगे कहती है कि इस केस में मेरे क्लाइंट डैनियल को बेवजह बिना किसी पुख्ता सबूत के सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के बलबूते पर सजा सुनाई गई, जो कि अनफेयर है। इसके बाद कोर्ट फौरन डैनियल के सर से सारे चार्जेस हटाने की बात करती है। फिर मिसू आगे कहती है कि मैं कोर्ट में सभी से एक आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। दरअसल रेबिका हम सब के लिए एक आम लड़की थी, लेकिन अपनी मॉम के लिए रेबिका ही उनकी पूरी जिंदगी थी। साथ ही वो काफी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट थी, और अगर उसका इस तरह मर्डर नहीं हुआ होता तो शायद आज उसकी जिंदगी काफी बेहतर होती। अब ये सुनकर रेबिका की मॉम लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कोर्ट से जाते वक्त वकील हान मिसू से कहता है, आज पहली बार मुझे तुम्हारे किसी केस को लेकर तुम पर नाज हुआ है। अब आगे मिसू को किडनैपर फोन करता है, जिसके बाद मिसू पुलिस वालों को लेकर उसी एरिया में जाती है जहां उसे किडनैपर ने बुलाया था। इधर गार्डन के बीचों बीच पुलिस वालों को एक बैग मिलता है जिसमें मिसू की बेटी ईगा थी, यानी किडनैपर ने अपना वादा रखते हुए डैनियल के जेल से छूटते ही उसकी बेटी को वापस कर दिया था। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो कि अब आजाद है और अपनी पेट शॉप में है। फिर अचानक हम देखते हैं कि वो पपी को पट्टे से लटका देता है, जिसके बाद वो पपी तड़पने लगता है, यानी मिसू से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। इसका मतलब डैनियल ही वो साइको था जिसने रेबिका को मारा था। खैर, तभी कुछ दूर चलते ही डैनियल के सर में कोई भारी सी चीज जा लगती है, जिसके बाद हम उसी हेलमेट पहने किडनैपर को देखते हैं। और असल में ये कोई असली किडनैपर नहीं, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला आदमी था, और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कोई और नहीं बल्कि रेबिका की मॉम लिन थी। खैर, अब लिन बाइक मैन को पैसे देकर उसे गैराज से बाहर भेज देती है, जो डैनियल को रस्सी से बांधकर वहीं छोड़ गया था। अब लिन पास रखे हथौड़े को लेकर उसे डैनियल के घुटनों पर वार करती है, जबकि डैनियल चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, कोर्ट ने साबित कर दिया है कि मैं बेकसूर हूँ। पर तभी लिन डैनियल को अपने फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें रेबिका बार बार डैनियल का नाम लेकर उसे खुद को ना मारने की भीख मांग रही थी। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डैनियल जब रेबिका को उसका पपी वापस करने गया था, तो उस वक्त रेबिका अपने सोफे पर आधे कपड़ों में लेटी हुई थी। अब उसे देखकर डैनियल उसके पास जाने लगा और इतने में ही रेबिका नींद से जाग गई। लेकिन तब तक डैनियल ने रेबिका के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, जिस वजह से रेबिका ने अपने फोन से फौरन अपनी मॉम को कॉल लगाया। पर उस वक्त लिन घर पर नहीं थी, इसलिए वो कॉल रेबिका का मैसेज रिकॉर्ड करने लगा। उधर दूसरी तरफ रेबिका डैनियल का सामना कर रही थी, और इसी बीच रेबिका के हाथ एक चाकू लगा, लेकिन वो चाकू डैनियल ने छीन लिया और फिर उल्टा रेबिका पर हमला करने लगा। इस तरह अब डैनियल की हवस एक साइको के गुस्से में बदल चुकी थी, जिस वजह से उसने रेबिका को जान से मार डाला। और इसी दौरान रेबिका को मारते वक्त उसका मर्डर वेपन कच्चे स्टैच्यू में घुस गया, और स्टैच्यू के नीचे गिरते ही वो मर्डर वेपन उसके अंदर चला
चला गया। अब जोश में आने पर डैनियल को डर लगने लगा कि उसने ये क्या कर दिया, और तभी डैनियल की नजर पर्दे की तरफ गई। दरअसल उस वक्त अब्दुल दूसरे कमरे में सो रहा था, लेकिन डैनियल उसे देखकर वहाँ से भाग गया। प्रेजेंट में लिन डैनियल से कहती है, तुमने मेरी बेटी को बहुत बेरहमी से मारा था, जिस वजह से तुम एक आसान मौत डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें बेकसूर साबित करवाया ताकि तुम्हें मैं अपने हिसाब से मार सकूं। अब ऐसा कहकर वो एक बटन ऑन करती है, जिसके बाद डैनियल के हाथ में लगी रस्सी धीरे धीरे नीचे आने लगती है और डैनियल के पैरों के ठीक नीचे एक रोलर था, जिससे डैनियल की बॉडी पूरी तरह से क्रश होने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से डैनियल की रस्सी रुक जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ किम ने डैनियल की रस्सी को टाइट पकड़ रखा था। अब इसे देखकर लिन डैनियल के ऊपर कूद जाती है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डैनियल लिन को धक्का दे देता है, जिससे लिन मशीन से टकराकर नीचे बने एक नुकीले सरिये पर जा गिरती है। फिर आखिरी वक्त में लॉयर मिसू लिन के पास आती है, जो उसे मरते वक्त लिन को वही रिबिन दिखाती है जो लिन अक्सर बनाया करती थी। असल में जब मिसू को उसकी बेटी ईगा वापस मिली थी, तब ईगा की जेब में वही रिबिन रखा हुआ था, जिससे मिसू को समझ में आ गया था कि उसकी बेटी की किडनैपर लिन है। अब प्रेजेंट में लिन यही दम तोड़ देती है, जबकि डैनियल अब मरते मरते जिंदा बच गया था। इसके बाद मिसू डैनियल को खुद से गिरफ्तार करवाने को कहती है, जबकि डैनियल को अपनी गलती का जरा सा भी पछतावा नहीं था। वो कहता है कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है जिससे तुम मुझे अरेस्ट करवा सको, यहाँ तक कि मर्डर वेपन भी जलकर राख हो गया है। तो मिसू अपनी जेब से वो मर्डर वेपन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि जो जल गया था वो नकली चाकू था। वो कहता है कि जब हमें उस मूर्ति से चाकू मिला तो हम बड़े खुश हुए, पर तभी हमने नोटिस किया कि चोई के लोग हम पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी हमारी सोसाइटी में खड़ी थी। इसलिए हमने डॉक्टर के दिए चाकू को हल्का सा पेंट करके उसे नकली एविडेंस बनाकर डिग्गी में रख दिया, जबकि असली वेपन हमने डॉक्टर को डीएनए निकलवाने के लिए देकर रखा था। लेकिन मेरी बेटी अभी भी किडनैपर के पास थी, इसलिए सब जानकर भी मैं मजबूर थी। अब मिसू के इतना बताते ही उस एरिया में पुलिस टीम घुस आती है, जिसे मिसू ने ही बुलाया था। आगे हम मिसू को उसकी बेटी ईगा को लिन के फ्यूनरल में देखते हैं, और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लिन ईगा का पहले कुछ दिनों तक किडनैपर के जैसा ख्याल रख रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती गई, जिस वजह से लिन ईगा को बिल्कुल अपनी बेटी रेबिका जैसा ट्रीट करने लगी। और फिर आखिरी दिन जब लिन ने ईगा को अलविदा किया, तो उस दिन लिन की आंखों में आंसू थे। अब प्रेजेंट में ईगा और उसकी मॉम मिसू लिन के फ्यूनरल के बाद वहां से चले जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। वहीं अगर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।